Hello everyone. So we are starting with the new reading today, which is reading number 6 of your QM. आज अपने न्यू रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं सिमुलेशन मेथड, रीडिंग नंबर 6 ऑफ योर क्यूएम। ठीक है। तो अपने जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं पहले आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि कैसा है रीडिंग। खासकर क्यूएम में तो बहुत ज्यादा काम आएगा, बिकॉज मेनी थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसको मैं पहले आपको बताऊं, सो दैट आपका फोकस अकॉर्डिंगली उस टॉपिक के अंदर में हाई रहे। ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स में हाई रहना चाहिए, बट क्यूएम में स्पेसिफिकली, एज आई हैव सीन दी स्टूडेंट्स हिस्टोरिकली, कि क्यूएम उनको सबसे टफ टॉपिक लगता है बिकॉज ऑफ सर्टेन XYZ रीजन। क्या तो होता है कि वो लोग मगअप करने का ट्राई करते हैं, या सेकंड होता है कि उनको पहले से ही पास्ट स्टूडेंट से ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है दैट क्यूएम टफ है। तो वो एक होता है ना, साइकोलॉजी के साथ प्ले करना, वही हो जाता है कि आपके एक साइकी में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि यार क्यूएम टफ है, तो मे बी वी मे नॉट बी एबल टू स्कोर मोर देन 70%। मैं स्पेसिफिकली आज ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर आपने तो ऑलरेडी 4 रीडिंग्स करवाया है, उसमें तो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है। इसलिए इतना ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 4-5 रीडिंग्स जो रहेगा, वो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि दी स्टूडेंट्स डज नॉट कंप्लीट दिस चैप्टर्स, दे डू, बट यस उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, इस टॉपिक जो अपने करेंगे नेक्स्ट 4-5 रीडिंग्स, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे लगता है। ठीक है। इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ इनिशियली, सो दैट आपका फोकस रहे पूरा का पूरा नेक्स्ट जो भी अपना कंप्लीट होने वाला नेक्स्ट 5-6 रीडिंग्स के अंदर में। बिकॉज यस आई डू अग्री, यहाँ पे जो स्टार्ट्स होगा, यहाँ पे जो अपने मैथ्स करेंगे, वो थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर में, हायर लेवल पे रहने वाला है। परफेक्ट। बट इसका ये मतलब नहीं है दैट यू कैन स्किप एनी टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर लेवल 1 में स्किप कर रहे हो तो लेवल 2 आपको छोड़ेगा नहीं, वहां पे आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो प्लीज आप कोई भी टॉपिक छोड़ोगे नहीं। प्लस मैं ट्राई करूंगा, एग्जाम्पल्स लूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा, 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करूंगा सेम चीज को, ताकि आपको क्लास के अंदर में ही पूरा सब कुछ समझ में आ जाए। सेकंड, जब आप घर पे रिवाइज करो तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाए। इज इट फाइन? तो मैं जानबूझ के 2 बार 3 बार ट्राई करूंगा रिकैप करवाने का, याद दिलाने का नेक्स्ट 4-5 रीडिंग्स के अंदर में, ताकि आपके पूरे दिमाग में सेट हो जाए जो भी अपने क्लास के अंदर में कर रहे हैं। दी प्रॉब्लम विद 2024 करिकुलम इज दैट ये लोग ने कुछ पोर्शंस प्री रिक्विजिट के अंदर में डाला है, एज यू आर अवेयर। क्योंकि अपना ये जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज एज पर 2024 करिकुलम। दी चैलेंज इज दैट 2024 करिकुलम के अंदर में सर सर्टेन पोर्शंस ऑफ 2023 हैज बिन गिवन और ट्रांसफर्ड टू दी प्री रिक्विजिट। तो 24 का बच्चा लोग के लिए फायदा यह है कि सिलेबस कम हो गया है, बट लिमिटेशन ये है कि आधा अधूरा नॉलेज के साथ 24 का जो स्क्वाइजर है उसके अंदर में लिखा हुआ है। तो अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कोई का स्टैट्स का बैकग्राउंड है तो वो डायरेक्टली 24 को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बट अगर कोई का स्टैट्स का बैकग्राउंड नहीं है तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ 24 के जो स्क्वाइजर के अंदर में लिखा है। इसे फाइन चीज समझ में आ रहा है? एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ अज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि किसका स्टैट्स का बैकग्राउंड है, किसका स्टैट्स का बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, कॉलेज में क्या किया नहीं किया। आई कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग। तो सर आप कैसे करोगे? मैं ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट का आपको पूरा आइडिया देने वाला हूँ। यस, प्री रिक्विजिट के अंदर में जो भी मेरे को लग रहा है यार, जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है चीज या रिक्वायर्ड है बिल्कुल, कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो एकदम क्लियर हो, तभी आप स्क्वाइजर का जो लैंग्वेज है वो पिकअप कर पाओगे। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो प्री रिक्विजिट का पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊं। उसके बाद अपने स्क्वाइजर पे मूव करेंगे कि यार स्पेसिफिकली स्क्वाइजर में अपने को कहाँ कहाँ और क्या चीज पे फोकस करना है। तो चीज समझ में आया आपको कि आज मैं रीडिंग नंबर 6 पे, एलओएस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। पहले मेरा फोकस रहेगा क्या, कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाऊं, और उसके बाद अपने स्पेसिफिकली जो स्क्वाइजर में है वो ऑब्वियसली दैट्स जस्ट अ आउटकम, वो मैं आपको बता दूंगा फिर कि अच्छा, कि ये फंडामेंटल्स आपका क्लियर हो गया कि आप स्क्वाइजर के अंदर में ये सब सारी चीजें लिखी हुई है, ताकि आपके लिए एकदम स्मूथ जर्नी हो क्यूएम के अंदर में। ठीक है। ओके। तो अब अपने यहाँ पे क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट का कुछ पोर्शंस अपने डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके लिए इजी हो चीजें। इनफैक्ट जो एलओएस नंबर सी था, जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक था, दैट पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स रीडिंग नंबर 5, एलओएस नंबर सी में भी ऑब्वियसली आपने वो क्लास किया होगा, देन ओनली यू आर डूइंग दिस क्लास। नहीं किया तो प्लीज ये वाला क्लास मत देखना, क्योंकि सर वहां पे जो एलओएस नंबर सी के अंदर में जो सॉर्टिनो रेशियो था, शॉर्टफॉल रिस्क वगैरह था, इफ यू रिमेंबर वहां पे मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, एंड दैट वाज नॉट देयर इन योर स्क्वाइजर एंड ऑल। वहां पे इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज दैट्स द पोर्शन ऑफ व्हाट प्री रिक्विजिट। एंड मैंने उस क्लास में बोला भी था कि अपने सॉर्टिनो रेशियो, शॉर्टफॉल रिस्क जानने के लिए अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक्स पता होना चाहिए। इसलिए मेरा फोकस था वहां पे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताना।
इस क्लास के अंदर में, मतलब इस रीडिंग के अंदर में मैं वापस से आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूँ। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फीचर्स होता है, कैसे अपने जेड स्केल वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जो कि अपने वहां भी किए, यहाँ भी मैं करूंगा, बट ऑब्वियसली नॉट एट अ डीपर लेवल इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, क्योंकि वहां पे मैंने काफी सारा मैथ्स करवा दिया था आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा थ्योरी डिस्कस करना, सबसे पहला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेकंड, जो वहां पे अपने सम्स किए थे उसका एक पोर्शन यहाँ पे वापस अपने डिस्कस कर लेंगे कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते कैसे, ताकि आपको वापस से वो चीज याद हो जाए। थर्ड, जो मेरे को एक्स्ट्रा पोर्शन बताना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, वो भी चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद अपने एलओएस नंबर ए में रीडिंग नंबर 6 के अंदर में आने वाले हैं। चीज समझ में आया कि सर जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस वाली रीडिंग के अंदर में करवाया है, उसका कुछ थ्योरी पोर्शन बचा हुआ है जो कि इस रीडिंग को समझने के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि प्री रिक्विजिट का पार्ट है, वो आप करवाओगे। उसके बाद वहां पे सर जो अपने सम्स किए थे उसका एक सम वापस आप करवाओगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। एंड थर्ड इज अबाउट दी कि एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे को लगता है इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू मूव। जो आने वाला चैप्टर्स है वहां पे मेरे को लग रहा है कि यार एक सम करवाऊं तो उसे आने वाला जो आपका रीडिंग्स है वो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें अपने प्री रिक्विजिट से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद स्पेसिफिकली आई विल कम टू एलओएस ए बी एंड सी। यहाँ पे जो एलओएस नंबर सी है, बिकॉज यहाँ पे देर आर टोटल 3 एलओएस, ठीक है, टोटल 3 एलओएस है। जो एलओएस नंबर सी है वो अपने इस रीडिंग के अंदर में नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके लिए अपने नेक्स्ट वाला रीडिंग का हेल्प चाहिए होगा, विच विल बी रीडिंग नंबर 7 सैम्पलिंग का। ठीक है, तो एलओएस नंबर सी अभी अपने क्लास में नहीं करेंगे। जब अपना रीडिंग नंबर 7 होगा तो मैं वहां पे आपको एलओएस नंबर सी कवर अप करवा दूंगा। चीज समझ में आ गया कि सर एलओएस नंबर ए और बी आप इस रीडिंग के अंदर में डिस्कस करोगे, एलओएस नंबर सी आप नेक्स्ट वाली रीडिंग के अंदर में डिस्कस करोगे, जब आप जो सैम्पलिंग वाला टॉपिक है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, देन ओनली विल बी एबल टू डू एलओएस नंबर सी। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे 2024 में अगेन लिमिटेशन इज दैट 2024 का जो एलओएस नंबर सी लिखा है इस रीडिंग के अंदर में, दे हैव अज्यूम्ड दैट यू हैव ऑलरेडी डन प्री रिक्विजिट, एंड ऑब्वियसली यू हैव नॉट डन। You are not expected to do prerequisite मतलब from the exam point of view. Obviously it is required for the understanding point of view. Understanding के लिए तो important है, but एग्जाम में तो उसका टेस्टिंग होने वाला नहीं है। बट यस, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है उसके लिए प्री रिक्विजिट जानना जरूरी है। चीज समझ में आ रहा है भाई कि प्री रिक्विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और क्यों मेरा इतना फोकस है प्री रिक्विजिट के अंदर में। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ, लिखते रहूंगा समझाते रहूंगा। क्योंकि क्यूएम में अगर अपने ये मेथड फॉलो करते हैं कि यार मैं समझाते रहूं लिखते रहूं पैरेलली, तो आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि अगर मैं अभी थ्योरी बोलना स्टार्ट कर दूं तुम्हारे दिमाग से एकदम ऊपर जाने वाला है, कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। ठीक है, तो मैं लिखते रहूंगा समझाते रहूंगा ताकि अपना नोट्स भी डेवलप हो, प्री रिक्विजिट का जो पोर्शन है वो भी लिखते रहो, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आप मेरा नोट्स रेफर कर पाओ। और बाकी का नोट्स वगैरह आपको कुछ ऐसा सच रेफर करने का जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट विल बी सफिशिएंट फ्रॉम द प्री रिक्विजिट पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकंड, आपको समझ में भी आते रहेगा, क्योंकि क्यूएम में सिर्फ बोलते रहना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, तो रीडिंग नंबर 6 इज सिमुलेशन मेथड। ठीक है, सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन का मेथड क्या, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज देयर इन योर एलओएस नंबर बी। तो अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पहले आपको प्री रिक्विजिट का कुछ पोर्शंस डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्री रिक्विजिट, ताकि जब आप रिवाइज करो आपको पता हो कि क्या पोर्शन अपने प्री रिक्विजिट से कवर किया है, एंड आपको ये चीज कवर करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी मैं बता रहा हूँ प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा इस चीज को देख ही नहीं रहा है, क्लास सुन ली अलग बात है, बट इसको भी आपको रिवाइज करके जाना है, सो दैट आपका आने वाला चैप्टर्स क्या हो, इजी हो जाए, क्योंकि मैं वहां पे रेफरेंस लूंगा फिर ये सब चीजों का। ठीक है, प्री रिक्विजिट के अंदर में सबसे पहला, सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अपनी रीडिंग नंबर 5 में डिस्कस तो किए ही है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या। देखो, इफ आई टेक अ रैंडम वेरिएबल, अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल लूं से एक्स, सर व्हाट इज दिस रैंडम वेरिएबल, दिस रैंडम वेरिएबल इज एक्स, एंड दिस एक्स कैन बी से स्टॉक रिटर्न। ये एक्स क्या हो सकता है सर, स्टॉक रिटर्न हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, सैलरी ऑफ से सम सीएफए चार्टर होल्डर्स हो सकता है, सीएफए ऑफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, ईपीएस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है कोई पर्सन का। जी समझ में आ रहा है, मतलब सर रैंडम, वर्ड रैंडम का मतलब क्या होता है, वर्ड रैंडम का मतलब क्या होता है, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, रैंडम वेरिएबल। सो मैंने क्या बोला कि सर इफ आई अज्यूम एक्स टू बी अ रैंडम वेरिएबल विच कैन बी से स्टॉक रिटर्न, विच कैन बी से ईपीएस, विच कैन बी हाइट ऑफ अ पर्सन, विच कैन बी वेट ऑफ अ पर्सन, विच कैन बी मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, विच कैन बी ईपीएस, विच कैन बी से म्यूचुअल फंड का रिटर्न, वो कुछ भी हो। ठीक है
तो देखो, प्रैक्टिकली ऑल दिस आइटम्स जो मैंने बोला आपको, अगर मैं बोलूं कि सर व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ अ पर्सन, व्हाट अबाउट वेट ऑफ अ पर्सन, तो सबसे ज्यादा मतलब एक एक होता है ना सर, जो सबसे आंसर मेरे को मिल सकता है कि सर ऑन एन एवरेज जो हाइट ऑफ अ पर्सन रहता है डिपेंड्स ऑन द कंट्री ऑब्वियसली। अगर मैं इंडिया का बात करूं इट विल बी से अराउंड 5.8। अगर मैं वेट का बात करूं इट इट विल रेंज इन दी से 60 टू 65 केजी। मतलब कोई पर्सन का सर 60 टू 65 केजी के आसपास होगा। या सर ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का, ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री से इंडिया का जो वेट ऑफ से मेल और फीमेल होगा दैट इज 60 टू 65 के बीच में। ऑब्वियसली देयर कैन बी आउटलायर्स। अरे आउटलायर्स तो हो ही सकता है ना, अरे कोई का वेट तो 80 85 भी हो सकता है, कोई का वेट 40 45 भी हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज कितना होगा, 60 65 या 70 के आसपास होगा। एंड सर वो जो ऑन एन एवरेज पर्सन होंगे उनका जो प्रोबेबिलिटी होगा आने का दैट विल बी वेरी हाई। तो जो अपने जो पर्सन को चूज करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन कि सर ऑन एन एवरेज बताइए इस पॉपुलेशन का, उसमें से सर सम सर्टेन सेट ऑफ पर्सन का ऑन एन एवरेज वेट क्या, आप बोलोगे सर 60 65 के बीच में होगा। बट ऑब्वियसली उसी पॉपुलेशन में से कुछ पर्सन का वेट 40 45 भी होगा और कुछ पर्सन का 80 85 भी होगा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज कोई भी चीज आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाई। ऑन एन एवरेज कोई भी चीज आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाई। दूसरा एग्जांपल सुनो, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्या सर, स्टूडेंट्स का मार्क्स, ठीक है। मान लो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100। एक क्लास के अंदर में सर 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मेरे को उनका मार्क्स पता करना है कि सर स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 से लेकर स्टूडेंट नंबर 100 तक मार्क्स क्या है। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं 100 स्टूडेंट्स विच आर द पॉपुलेशन ऑफ दैट क्लास, मैं सारे 100 स्टूडेंट्स का देखूं मार्क्स। या सेकंड मेरे पास ऑप्शन है कि सर एक मैं सैम्पलिंग चूज कर लेता हूं, से रैंडमली 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स चेक करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा यार ऑन एन एवरेज ये जो क्लास है उसका क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हो सकता है। जी समझो कि सर एक ऑप्शन आपके पास कि जो 100 स्टूडेंट्स है उनका सबका मार्क्स देखिए। सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि 100 स्टूडेंट्स का सर मार्क्स मत देखिए, रैंडमली आप 10 15 स्टूडेंट्स को पिक करिए, 10 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स को देख के आप पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट कर सकते हो। पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट कर सकते हो कि मोटा मोटी सर मेरे को लग रहा है कि यार ये जो 100 स्टूडेंट्स का रूम है उसके अंदर में मोटा मोटी जो एवरेज मार्क्स होगा दैट विल बी से 60 65, राइट। अब यहाँ पे देयर कैन बी सर्टेन स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स होगा मे बी 90 95। कोई स्टूडेंट का मार्क्स बहुत अच्छा हो सकता है विच विल बी 30 35। 40 से बिलो मतलब फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 90 95 के बीच में होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स इतना अच्छे से पढ़ाई किए होंगे जिनका 30 35 आ गया होगा, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो यस, बट उन स्टूडेंट्स का आने का प्रोबेबिलिटी विल बी हाई और इट विल बी लो। कि सर आप जो रैंडमली सैंपल्स निकालोगे पॉपुलेशन में से 10 स्टूडेंट्स का, तो सर उनमें से जो 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स आने वाला है वो 10 स्टूडेंट क्या जरूरी है क्या 90 95 के सारे होंगे या 30 35 के होंगे, मे नॉट बी। क्योंकि सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो एवरेज मार्क्स आएगा 60 65। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो एवरेज मार्क्स आएगा 60 65 या 70 के बीच में। बट यस, देयर कैन बी सर्टन आउटलायर्स, बट देयर कैन बी सर्टन आउटलायर्स, बट उन आउटलायर्स का आने का प्रोबेबिलिटी इन माई सैंपल विल बी व्हाट, लो। जो मैं रैंडमली 10 स्टूडेंट्स पिक करूंगा ना कि सर उसमें से हो सकता है एक दो स्टूडेंट 30 35 वाले आ सकते हैं, एक दो स्टूडेंट 90 95 आएंगे, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 7 8 आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा दैट विल बी हाई, जो कि 60 65 या 70 मार्क्स के आसपास का ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का मार्क्स आने वाला है। इसका मतलब क्या कि सर एवरेज के आसपास कोई भी चीज आने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। बहुत प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ ये, जो मैंने एग्जांपल्स दिया बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, आप समझ भी पा रहे होगे कि सर ऑन एन एवरेज कोई भी आउटपुट आने का, कोई भी रैंडम वेरिएबल का आने का आउटपुट जो होगा ऑन एन एवरेज के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी हाई होगा। वेयर एज एक्सट्रीम सिनेरियोज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लो। एक्सट्रीम सिनेरियोज का प्रोबेबिलिटी विल बी लो। एग्जांपल कैन बी से स्टॉक रिटर्न आल्सो, एग्जाम्पल कैन बी स्टॉक रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को निफ्टी का लास्ट 15 ईयर्स का डेटा, 15 ईयर्स का हिस्टोरिकल रिटर्न देखना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज या निफ्टी 12% कमाया। ऑन एन एवरेज सर जो इंडेक्स है वो कितना अपने को रिटर्न दिया, 12% दिया। बट यस, कोई साल में 18% भी रहा होगा और कोई साल में 5% भी रहा होगा, बट मोटा मोटी ऑन एन एवरेज सर 12% के आसपास रहा है। इसका मतलब अगर मैं 15 ईयर्स का निफ्टी का रिटर्न देखूं, राइट, 15 ईयर्स का निफ्टी का रिटर्न देखूं और मैं रैंडमली से 5 ईयर्स उसमें से सिलेक्ट करूं, तो सर जो 5 ईयर्स आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे फ्रॉम 15 ईयर्स, उसमें उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा एवरेज आने का प्रोबेबिलिटी हाई होगा आउट ऑफ दोस 5 सैंपल्स,
राइट कि सर उसमें से हो सकता है 3-4 ऐसा सैंपल निकल जाए जिसमें 12-13%, 11% के आसपास हो, बट हाँ एक आधा ऐसा भी हो सकता है जो 17-18% का हो, या एक आधा ऐसा भी हो सकता है जो 5% का हो। चीज समझ में आ रहा है आपको ये सब चीज? क्रक्स ये है कि सर एवरेज के आसपास कोई भी चीज आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है, वेयर एज एवरेज से दूर जाके मतलब आउटलायर्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लो। तो मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं पता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम क्या होता है? लाइक दिस इज माई एक्स स्केल। सर व्हाट डू वी मीन बाई एक्स? एक्स मैंने रैंडम वेरिएबल बोला। व्हाट इज माई एक्स? एक्स इज माई रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। से स्टॉक रिटर्न, स्टॉक का रिटर्न, या निफ्टी का रिटर्न तुम सोच सकते हो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ईपीएस, अर्निंग प्राइस पर शेयर ऑफ अ कंपनी। तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, स्टॉक रिटर्न, हाइट, वेट, इज इट फाइन, एक्सेट्रा। ऐसे तो बहुत सारा रैंडम वेरिएबल लेते जाएंगे, कोई अंत नहीं है। बट तुम 2-3 एग्जांपल से समझ में तो आ ही गया होगा अब आपको। ठीक है कि सर एक्स क्या है मेरा? रैंडम वेरिएबल है। कि सर अगर मैं एक्स कोई रैंडम वेरिएबल चूज करूं, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो सर ऑन एन एवरेज आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाई। इसका मतलब सर ये जो वाई स्केल दिख रहा है आपको, लेट मी ड्रॉ योर। ऐसे तो मेरे को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लिमिट हो जाता है, बट यहाँ पे आप देखो वाई स्केल जो है, ये मतलब ये जो कर्व दिख रहा है इसको अपने वाई स्केल बोल रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपने? प्रोबेबिलिटी। दिस इज एक्चुअली योर प्रोबेबिलिटी। इज इट फाइन? तो वाई स्केल समझ में आ गया कर्व? तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। तो सर ये मेरा कर्व हो गया प्रोबेबिलिटी, एंड ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं अपने? एक्स स्केल बोलते हैं। एंड यू कैन सी हियर प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हाई दिख रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हाई दिख रहा है? हाई कहाँ दिख रहा है सर? मिडिल में दिख रहा है। मिडिल में दिखने का मतलब क्या हो सकता है सर? 60, 65, 80% का प्रोबेबिलिटी या बीच में। कि सर स्टूडेंट्स जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है उसका, जो आप सैंपल्स पिक कर रहे हो उसमें हो सकता है सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या ऑन एन एवरेज जो मार्क्स आएगा दैट विल बी 60, 65। बट यस देयर कैन बी हीरो स्टूडेंट्स जिनका हो सकता है 30, 35 हो, और हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो गए जिनका क्या 90, 95 भी आएगा, बट उनका प्रोबेबिलिटी आने का क्या है? लो। उनका जो सैंपल सिलेक्ट होगा उनका प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? लो, राइट? क्योंकि सर मैक्सिमम जन तो 60, 65 वाले बैठे क्लास के अंदर में। इज इट फाइन? तो देखो यहाँ पे आउटलायर्स आपको दिख रहा होगा, जो मैं बार बार इसको कर रहा हूँ हाईलाइट। ऑल दीज आर व्हाट? आउटलायर्स। जो अपने स्क्यूनेस का बात करते थे, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, राइट? तो सर प्रोबेबिलिटी बीच में हाई होता है एंड साइड में क्या होता है? लो। इज इट फाइन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपने बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यही हुआ मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट। ओके, नाउ वी वांट टू डिस्कस सर्टेन की प्रॉपर्टीज और की फीचर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि सर ये जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया उसका कुछ प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करो। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि सर ये सब सारी चीजें जो स्टॉक रिटर्न है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ईपीएस, हाइट, वेट, ये तो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता ही है। ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता ही है। तो सर उसका प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करो। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, इट इज लाइक अ बेल शेप्ड कर्व। बेल, घंटी, दिख रहा है ना? बेल शेप्ड कर्व है। फर्स्ट, इट इज लाइक अ बेल शेप्ड कर्व विथ विथ टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर है इसका, क्या क्या? एक है सर एवरेज। एवरेज, पॉपुलेशन का एवरेज को अपने कैसे डिनोट करते हैं? म्यू। आई होप पुराना टॉपिक्स आपने भूला नहीं है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स वगैरह, वहां पे ये सब नोटेशंस अपने यूज करते थे। म्यू याद दिला देता हूँ भाई, कोई अगर भूल गया तो फिर पंगा हो जाएगा। पॉपुलेशन का मीन को अपने क्या चीज से डिनोट करते हैं? म्यू। स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एसडी। याद आ रहा है? और जो सैंपल है उसका मीन को अपने कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से, और एसडी को एस से। इज इट फाइन? ओके। तो यहाँ पे मैं पॉपुलेशन पे फोकस कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो आप पॉपुलेशन को देख रहे हो उसका मीन इज डिनोटेड बाय व्हाट? म्यू। एंड उसका एसडी इज डिनोटेड बाय व्हाट? सिग्मा। ठीक है? तो इट इज लाइक अ बेल शेप्ड कर्व विथ टू पैरामीटर्स
दो पैरामीटर्स है. व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. सेकंड, ये शेप देख के आपको क्या फील आ रहा है? सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल मतलब सर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. सर जितना लेफ्ट में एरिया उतना राइट में एरिया, बिल्कुल दिख रहा है एकदम क्लियरली. देखो, अगर मैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूं हाफ हाफ पार्ट्स में, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि सर लेफ्ट में आपने ज्यादा स्क्यू कर दिया, राइट में ज्यादा स्क्यू कर दिया? नो, इट इज सेम, राइट. वेयर एज राइट स्क्यूड में आपको पता है राइट की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, सो दैट इज असिमेट्रिकल. लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ ज्यादा टर्न होता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट असिमेट्रिकल. बट इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज व्हाट सिमेट्रिकल. मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट राइट. इट इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का मतलब क्या? लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट राइट. सो जितना राइट में एरिया उतना लेफ्ट में एरिया. और इनफैक्ट अगर मैं इसको ब्रेक करूं ना हाफ हाफ में, तो सर ये लेफ्ट वाला पोर्शन का प्रोबेबिलिटी विल बी 50%. तो ऑब्वियसली राइट का क्या? 50%. राइट का भी 50%. कंफर्टेबल है यहां तक दोनों फीचर से? इट्स वेरी इजी. थर्ड, सिंस मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल लिखा है, तो इसका स्क्यूनेस होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती नहीं हो. स्क्यूनेस तो सर तभी होता है ना जब असिमेट्रिकल रहता है. जब असिमेट्रिकल रहता है तो सर प्रॉपर्टी नंबर सी, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखूं? इज इक्वल टू जीरो. कर्टोसिस कौन सा? लेप्टोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, मेसोकर्टिक? इट इज मेसोकर्टिक. इट इज मेसोकर्टिक. विथ कर्टोसिस इज इक्वल टू व्हाट 3. मेसोकर्टिक with kurtosis is equal to 3 and excess kurtosis will be what? 3 minus 3 is equal to 0. Excess kurtosis will be 0. Is it fine? Next, D. Next property सुनो. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस. सर कंटिन्यूअस का मतलब विच कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज. विच कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज. एज यू कैन सी योर लेफ्ट में और राइट में. क्या मैंने ये जो ब्लू शेड कर रहा हूं ना मैं, ये क्या मैंने ब्लू वाले को क्या बंद कर दिया है क्या? क्या मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है क्या? क्या ये मैंने इस चीज को कंबाइन कर दिया है? नो, आई हैव नॉट कंबाइन. देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है देयर इज अ स्पेस. इसका मतलब इट कैन टेक ऑन द लेफ्ट साइड इनफाइनाइट वैल्यू एंड ऑन द राइट साइड इट कैन टेक व्हाट इनफाइनाइट वैल्यू. ये नहीं बनाया है, मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसा. तो सर राइट साइड में इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू पॉजिटिव एंड लेफ्ट में इट कैन टेक व्हाट इनफाइनाइट वैल्यू. चीज समझ में आया? इट इज व्हाट हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज व्हाट कंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस का मतलब क्या? डेसिमल्स में हो सकता है सर. क्या चीज में हो सकता है? डेसिमल्स में. मतलब इधर क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का ऑपोजिट टर्म होता है डिस्क्रीट. डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब होता है दैट यू कैन काउंट, जिसको आप काउंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन काउंट, यस. नंबर ऑफ बस, यस यू कैन काउंट. नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हो. तो सर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टॉक रिटर्न 12.985%, 12.239%, which can take infinite value. और यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, it can take infinite value. Second thing, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो सर इट कैनॉट टेक अ सिंगल वैल्यू. एक सिंगल वैल्यू आने का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है. एक सिंगल वैल्यू आने का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है. सर याद दिलाइए, जब आप सॉर्टिनो रेशियो वाला टॉपिक कर रहे थे, तो जो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया था आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो मेरे को याद है मैंने लिया था इनकम कैन बी ग्रेटर देन सर्टेन अमाउंट, इनकम कैन बी लेस देन सर्टेन अमाउंट. वहां पे जाके चेक करना. अपने एग्जाम्पल लिए थे कि सर क्या प्रोबेबिलिटी कि इनकम एक्स अमाउंट से ज्यादा आएगा या वाई अमाउंट से ज्यादा आएगा या कम आएगा. अपने ये नहीं बोल रहे थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इनकम विल बी इक्वल टू 10 लाख. इक्वल टू वर्ड यूज नहीं किया था, ग्रेटर देन या लेस देन वर्ड यूज किया था. आप चेक करना वहां पे जाके, एग्जांपल्स तो आपको कराया हुआ है, वहां पे जाके चेक करो कि जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला वर्ड यूज किया, कहीं भी इक्वल टू वर्ड यूज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि सर एक सिंगल आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट जीरो. रीजन इट फॉलोज व्हाट कंटिन्यूअस वेरिएबल. और कंटिन्यूअस मतलब क्या? प्लस इन्फिनाइट एंड नेगेटिव इन्फिनाइट. मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का वैल्यू ले सकता है. चीज समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एलिस्ट ये डी पॉइंट के अंदर में
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब विच कैन टेक which can take values from minus infinity to plus infinity. Is it fine? Hence, probability of single value is zero. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल वैल्यू की क्या सर प्रोबेबिलिटी बताइए ना। इनकम विल बी इक्वल टू 10 लाख, जीरो होगा। अपने हमेशा ही बोलेंगे ग्रेटर देन और लेस देन, वैसा। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल वैल्यू इज जीरो। एग्जांपल लिख देता हूँ। इनकम से ग्रेटर देन या लेस देन 10 लाख। ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन follows what? It's a continuous variable which can take values minus infinite to plus infinite. एक बार मैं डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आप जब रिवाइज करो आपको याद रहे कि यार कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया है तो सर उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब एग्जांपल कैन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बस। ठीक है। और यहाँ पे क्या, विच कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है इनफाइनाइट। मैं ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ भाई, और तुम देख रहे वाला चीज, ताकि जब आप रिवाइज करो एकदम हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो, कहीं भी आपको यही नहीं लगे यार स्टैट्स का लैंग्वेज यूज किए और समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट वांट दैट। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लिखने का। इज इट फाइन? नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, अ लीनियर कॉम्बिनेशन। पहले लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स फॉलो वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, मान लो दो स्टॉक है, एक ऐसे इंफोसिस, एक ऐसे विप्रो। एक है विप्रो, ठीक है। इंफोसिस का वेट मान लो 60% लगा के रखे इंफोसिस में, विप्रो में अपने 40% लगा के रखे। एक्सपेक्टेड रिटर्न इंफोसिस का मान लो 10% है, विप्रो का 8% है। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको बोलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने, तो बहुत इजी है निकालना। क्या करेगा तुम कि सर वेट ऑफ इंफोसिस लूंगा इनटू रिटर्न ऑफ इंफोसिस लूंगा प्लस वेट ऑफ विप्रो लूंगा एंड रिटर्न ऑफ विप्रो लूंगा। इज इट फाइन? जो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यहाँ पे, प्लीज। हाँ, कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बताना ये है कि सर a linear combination of normally distributed random variables, here random variable is return of Infosys and Wipro। कि सर ये जो रिटर्न है ना Infosys of Wipro का, those are random variable and if this return is normally distributed, अगर ये रिटर्न सर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सर इनका जो कॉम्बिनेशन है विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ऑल्सो फॉलोज व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर वापस से यहाँ पे अपने रिटर्न ऑन इन्फोसिस निकाले, रिटर्न ऑन विप्रो, तो यहाँ पे सर इन दोनों रिटर्न ऑन इन्फोसिस और रिटर्न ऑन विप्रो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सर उनका जो कॉम्बिनेशन बैठेगा ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, सर इनका जो कॉम्बिनेशन बैठेगा विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अ लीनियर कॉम्बिनेशन, आराम से, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्फोसिस एंड रिटर्न ऑन विप्रो। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि सर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है विच इज द पोर्टफोलियो का रिटर्न, विच इज पोर्टफोलियो का रिटर्न, वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कब? इफ द रैंडम वेरिएबल फॉलोज व्हाट,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट फाइन? रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हो गया, इन्फी एन विप्रो का रिटर्न। क्लियर है ये सब चीजें एकदम? सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बात की अपने, फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहला सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेल शेप्ड कर्व है जिसका दो पैरामीटर है, एक है मीन और एक क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट, इट इज सिमेट्रिकल इन शेप। सिमेट्रिकल होता है मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, राइट होता है। स्क्यूनेस जीरो होता है, स्क्यूनेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो। तो स्क्यूनेस अगर जीरो है इसका मतलब क्या, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। इज इट फाइन? मेसोकटिक क्या होता है 3, एंड एक्सेस कटोसिस क्या होता है 0। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सर एक सिंगल वैल्यू नहीं ले सकता है, क्योंकि इसका जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल वैल्यू इज व्हाट, 0। डिस्क्रीट वेरिएबल इज फाइन। लास्ट, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल आल्सो फॉलोज व्हाट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सर जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या बन जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। परफेक्ट है। यहाँ पे तो पहला पोर्शन अपने क्या डिस्कस किए सर, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बात किया, और यहाँ पे उसके पहले मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया दो तीन एग्जाम्पल से। आगे मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, अपने को स्टॉक रिटर्न का प्रोबेबिलिटी पता करना है या ईपीएस का प्रोबेबिलिटी पता करना है। ठीक है कि सर ईपीएस से $3 से ज्यादा होगा या स्टॉक रिटर्न 12% से ज्यादा होगा, तो उसका मेरे को क्या पता करना है सर, प्रोबेबिलिटी पता करना है। बट सर मेरे को स्टॉक रिटर्न या ईपीएस का प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए, बिकॉज दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, दैट इज एक्स। बट सर जो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अवेलेबल होता है, दैट इज इन जेड, दैट इज इन जेड वैल्यूज के टर्म्स में होता है। तो बताइए अपने एक्स को कैसे जेड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बताया हुआ है उस रीडिंग के अंदर में भी। यहाँ आपने इसे क्या चीज कर रहे हैं, वापस इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं और वापस से सारा चीज फ्रेश कर रहे हैं कि सर जो रैंडम वेरिएबल है ना एक्स, विच कैन बी से स्टॉक रिटर्न, विच कैन बी से ईपीएस, आई वांट टू फाइंड आउट अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि सर दी स्टॉक रिटर्न विल बी मोर देन 12%, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि सर एक्सपेक्टेड स्टॉक रिटर्न विल बी से 12% और ईपीएस इज ग्रेटर देन से $4। उसका प्रोबेबिलिटी पता करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस रैंडम वेरिएबल फॉलोज व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट सर टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव जेड टेबल अवेलेबल। अपने पास क्या टेबल अवेलेबल होता है, जेड। तो सर बताइए ना एक्स को अपने कैसे जेड में कन्वर्ट करेंगे, एक्स को अपने कैसे जेड में कन्वर्ट करने वाले, उसके लिए अपने को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा। क्या चाहिएगा सर, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? Standard normal distribution is the normal distribution with the mean। so जिसका मीन, एवरेज, मीन मतलब एवरेज, 0 होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। तो सर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है कि सर उसका जो एवरेज होता है, मीन होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, 1 होता है। परफेक्ट। अब अपने को सर कन्वर्ट करना है क्या चीज को, एक्स को एक्स से जेड में कन्वर्ट करना है, एक्स से जेड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बिकॉज अपने को सर जो टेबल दिया हुआ रहता है वो जेड के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। थर्ड, कन्वर्ट एक्स वैल्यू, ये एक्स स्केल से जेड में अपने को कन्वर्ट करना है। इज इट फाइन? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर जेड? जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो अपना रैंडम वेरिएबल है ना एक्स, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस पॉपुलेशन मीन, जो कि म्यू, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरा एक्स हो गया, माइनस पॉपुलेशन मीन म्यू हो गया, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन विल बी सिग्मा, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। दैट इज एक्चुअली योर जेड, दैट इज एक्चुअली योर जेड। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो मेरा एक्स है विच इज कैन बी से स्टॉक रिटर्न, विच कैन बी से ईपीएस, वो एवरेज से कितना दूर है, वो एवरेज से एक्स माइनस म्यू, सर कितना डिस्टेंस है पर स्टैंडर्ड डिविएशन।
डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहा है ना, पर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। इसका मतलब अगर मान लो Z2 आता है, क्या आता है सर, अपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लेंगे कैलकुलेट करके, अगर मान लो Z2 आता है, +2 आता है, इसका मतलब सर एवरेज से 2 SD टाइम्स जो ईपीएस है वो ज्यादा है, 2 SD ज्यादा है। इज इट फाइन कि सर Z अगर मान लीजिए 2 आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि सर जो ईपीएस है वो कितना SD टाइम ज्यादा है, 2 SD, 2 SD हायर है। और अगर माइनस आता है तो 2 SD लोअर है, एज कंपेयर टू व्हाट, एवरेज, एज कंपेयर टू व्हाट, एवरेज, एवरेज से 2 गुना कम है या 2 गुना ज्यादा है। अगर Z मेरा 2 आता है, पॉजिटिव आता है तो ज्यादा है मीन से, और नेगेटिव आता है तो मीन से क्या, 2 SD कम है, 2 SD कम है। इज इट फाइन, कंफर्टेबल यहां तक। तो Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, सिग्मा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जब अपने Z कैलकुलेट कर लेंगे तो सर Z कैलकुलेट करके अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, Z टेबल जाके चेक करना पड़ेगा। एक बार अपने Z कैलकुलेट कर लिया उसके बाद क्या करेंगे सर, अपने Z टेबल चेक करेंगे। चेक Z टेबल, जो कि उसका में आपको पीछे दिया हुआ भी है। चेक Z टेबल विच विल बी योर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टू चेक प्रोबेबिलिटी। अपने Z टेबल चेक करेंगे सर, क्या चीज चेक करने के लिए, प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए। क्या जो ईपीएस है ना सर, वो 6 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 6 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। इज इट फाइन। तो ये वाला सम्स तो आपने किए हुए ऑलरेडी, नंबर ज्यादा आने का कम आने का, इफ यू रिमेंबर, जो अपना सॉर्टिनो रेशियो वगैरह में था, वो सब अपने किए हुए। जेड वाला भी अपने काम किए हुए, जेड को मतलब एक्स को कन्वर्ट करना जेड के अंदर में, एक्स को कन्वर्ट करना जेड के अंदर में अपने ऑलरेडी किए हुए। इज इट फाइन। तो एक काम करते हैं अभी, सबसे पहला जेड का एक बार सम्स कर लेते हैं कि सर इफ वी हैव एक्स, इफ वी हैव म्यू, इफ वी हैव एसडी, अपने जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं थ्रू अ सिंपल एग्जांपल। लिखना प्लीज, आई होप आप लिख रहे हो साथ में सब कुछ। एग्जाम्पल से एवरेज ईपीएस फॉर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कंपनीज इज $4। मतलब कि मान लो एवरेज ईपीएस फॉर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कंपनी कितना है, 4 है। से एवरेज ईपीएस फॉर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कंपनीज इज 4 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ $2, with a standard deviation of $2. Compute Z value if EPS is $2 and $6। पूरा Z वैल्यू कंप्यूट करो, अगर EPS $2 है एंड $6 है। एवरेज EPS फॉर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कंपनीज आपको दिया $4, इसका मतलब ये क्या हो गया, म्यू। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है उसका क्या, 2, मतलब क्या हो गया, SD। पूरा Z वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर EPS $2 है एंड $6 है। सॉल्यूशन, सबसे पहला इसका, सिंस z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, x कितना है, अगर ईपीएस $2 है, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो गया, 2x माइनस म्यू कितना, 4 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, 2, तो कितना आएगा, -2/2। तो z वैल्यू विल बी -1, z वैल्यू विल बी -1। सेकेंड वाला, z इज इक्वल टू, इस बार क्या लूं, 6 - 4, 6 - 4 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2, ये तो सेम है, खाली एक्स चेंज हो रहा है। दिस विल बी व्हाट, 2/2, 1। तो z वैल्यू विल बी व्हाट, 1। z वैल्यू विल बी व्हाट, 1। इज इट फाइन, जी समझ में आया कि z का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये वाला वैल्यू अपने क्या, टेबल में जाके चेक करते हैं, z का ये जो वैल्यू आ रहा है उसको अपने क्या करते हैं, फिर जाके टेबल में चेक करते हैं, उसके बाद क्या, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं।
we'll be able to find out the probability. Is it fine? यहाँ तक कंफर्टेबल है? सर z क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. इसका इंटरप्रिटेशन. हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, कि जो अपना ईपीएस है विच इज से x, इंटरप्रिटेशन x इज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन, क्योंकि पॉजिटिव है. सर जो ईपीएस है ना वो कितना स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से ज्यादा है? 1 स्टैंडर्ड डिविएशन. और -1 इसका उल्टा हो जाएगा. x इज 1 एसडी क्या? बिलो द मीन, क्योंकि ये नेगेटिव है. बिलो द मीन. कंफर्टेबल है यहां तक? बताओ, आगे बढ़े. थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ, इफ, एग्जाम्पल है ये भी. एग्जाम्पल, इफ एवरेज ईपीएस इससे $4 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज $2. एवरेज ईपीएस मान लो पॉपुलेशन का $4 है, ऑफ ऑल दी कंपनीज $4 है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज $2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईपीएस ग्रेटर देन $6? बुरा प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो ईपीएस होगा ना वो $6 से ज्यादा आने वाला है. कि सर ऑन एन एवरेज, सर कंपनीज का एवरेज ईपीएस कितना? $4 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी. 4+2, 4-2. बुरा की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर जो ईपीएस होगा ना फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर का $6 से ज्यादा आएगा, $6 से ज्यादा आने वाला है. तो सर इसका अपने सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ये अपना लास्ट वाला चैप्टर में जो सॉर्टिनो रेशियो करवाया है वैसा ही है. सॉल्यूशन, स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या करना है आपको? डायग्राम बनाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है. जहाँ पे म्यू क्या होगा आपका? $4. और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? $2. 2. ठीक है. और अपने को क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईपीएस ग्रेटर देन 6. तो 6 कहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा? 6 कहाँ पे लिखूं? 4 के लेफ्ट की 4 के राइट? 4 के राइट, मतलब यहाँ पे. इज इट फाइन? और क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईपीएस ग्रेटर देन 6, 6 से ज्यादा मेरे को प्रोबेबिलिटी पता लगाना है. तो यहाँ पे मैं जो कलरिंग करूंगा, ठीक है, 6 से ज्यादा मतलब राइट साइड में करूं या 6 के लेफ्ट में करूं? 6 के राइट या 6 के लेफ्ट? ऑब्वियसली राइट. 6 से ज्यादा बोल रहा है तो मतलब ये वाला मेरे को पता लगाना है. इज इट फाइन? नेक्स्ट. बट सर 6 वगैरह का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, मतलब x का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं रहता अपने पास टेबल में. किसका रहता है? z का. तो स्टेप 2 क्या करना है आपको? z वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो z क्या हो जाएगा? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, जो कि x क्या है? 6 है. माइनस म्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड बाई 2. एक काम करो, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं लेते हैं ताकि फिर इजी हो जाएगा चीज. ये 6 को हटा रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दी सेम, बट मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने का मन है, इसलिए आई एम टेकिंग दिस. मैं कर रहा हूँ ईपीएस ग्रेटर देन 6.5, डेसिमल में ले रहा हूँ. सब कुछ सेम है. 6.5. ठीक है. यहाँ 6.5. परफेक्ट. 6.5 -4 डिवाइडेड बाई 2, बताना कितना आएगा? 6.5 -4 डिवाइडेड बाई 2, 1.25. 1.25 जेड वैल्यू आ गया. तो ये जो मेरा एक स्केल है, मैं यहाँ पे जेड स्केल ड्रॉ करता हूँ. जेड स्केल. और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.25. और 1.25 का राइट वाला एरिया मेरे को पता लगाना है. इज इट फाइन? 1.25 का सर राइट वाला एरिया मेरे को पता लगाना है. चलो अब क्या करना है? स्टेप 3.
चेक जेड टेबल। चलो अब चलते हैं जेड टेबल में। पेज नंबर 72। आपके पास में स्क्वाइजर में जेड टेबल होगा, वहां पे जाओ, और जिसके पास नहीं है वो यहाँ पे देखो बोर्ड पे। हम्म यहाँ पे आपको जेड टेबल का दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। दिस इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो, अपने को पता लगाना है 1.25 ना। तो जेड में 1.2 देखो कहाँ है, 1.2 ये रहा। एंड ये मेरा कॉलम में, एंड रो में देखना है 0.05। रो में देखना है 0.05। तो 1.2 एंड 0.05। तो मेरे को 1.2 देखना है यहाँ पे, एंड 0.05 ऊपर में देखना है। ठीक समझ में आ रहा है कैसे देखना है जेड टेबल? तो कितना आएगा वैल्यू बताना, कितना प्रोबेबिलिटी आ रहा है? 1.2, ये रहा 89.44। 5 का यही है ना? हाँ 89.44। इज इट फाइन? तो एक बार मैं लिखता हूँ 89.44%। बट ये कौन सा एरिया का है? कौन सा एरिया का है? यहाँ पे देखो, क्यूमुलेटिव जेड के लेफ्ट में। इज इट फाइन? जेड के लेफ्ट में। तो जेड के लेफ्ट में मतलब ये वाला, ये कितना है? 89.55%। मेरे को क्या पता लगाना है जेड के राइट में? क्योंकि सर मेरे को तो ये इंटरेस्टेड हूं ना मैं पता लगाने के लिए। टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, और उसमें से 0.8955 या 89.55% लेफ्ट में है, तो सर राइट साइड में कितना? दिस एरिया विल बी 1 माइनस 0.8955। कितना आएगा? 1 माइनस 0.8955, 10.45%। 10.45%, दिस विल बी द आंसर। 10.45% विल बी द आंसर। कि सर जो ईपीएस है वो $6 या उससे ज्यादा, $6.5 या उससे ज्यादा होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईपीएस? हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5%। इसको मैं चेंज किया हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कि सर 6.5 या उससे ज्यादा। 6.5 या उससे ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 10.45%। इज इट फाइन? ये वाला चीज अपने तो उस उस क्लास के अंदर में करवाया है, 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, आगे बढ़े। रिफ्रेश हो गया होगा। 4, नेक्स्ट 5। नेक्स्ट इज 5। 5 क्या है? मेरे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल देखो, इफ आई ड्रॉ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मेरा बॉडी है बीच वाला, ये वाला, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं बॉडी। एंड ये जो छोटू वाला पार्ट है, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं टेल, पूछ, टेल एरिया। दिस इज टेल एरिया। ठीक है। जो बॉडी है उसको अपने बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल। एंड जो टेल वाला एरिया है इसको अपने बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। क्या? जो बॉडी है उसको क्या बोलते हैं सर? कॉन्फिडेंस लेवल। एंड जो टेल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको क्या बोलते हैं अपने? सिग्निफिकेंस लेवल। मेरे को क्या पता लगाना है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब हुआ सर? कॉन्फिडेंस मतलब बॉडी, इंटरवल, इंटर मतलब सर दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में। इफ यू कैन सी, यहाँ मैंने दो शेड किया है, दो शेड किया। एक है मेरा लोअर लिमिट, एक है मेरा अपर लिमिट। कॉन्फिडेंस इंटरवल कि सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर ईपीएस का जो आउटकम होगा दैट विल बी बिटवीन से $2 से $4 के बीच में। कि सर जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस है वो क्या आने वाला है? $2 से $4 के बीच में इंटरवल। $2 मिनिमम, $4 मैक्सिमम, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताइए। उसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताइए। इज इट फाइन? तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, मिनिमम वैल्यू एंड अपर लिमिट मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। इज इट फाइन? देखना, since x is sorry since z is equal to x minus mu divided by sigma,
और x माइनस म्यू इज इक्वल टू z इंटू एच डी। एच डी को लेफ्ट में लेके चला गया, z से मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू, म्यू को राइट में लेके जाना है, म्यू को राइट में लेके जाना है, तो आई एम राइटिंग म्यू प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू प्लस या माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। सर ये प्लस माइनस क्यों लिखा आपने? रीजन, इफ, केस वन लिखता हूं, इफ x, सर म्यू से अगर ज्यादा हुआ ना, सर जो x का वैल्यू है वो म्यू से अगर ज्यादा हुआ, जो कि अपने ईपीएस में एग्जांपल जो लिया था हो रहा था एक जगह, इफ x इज ग्रेटर देन म्यू, तो सर यहाँ पे अपने बोलेंगे म्यू प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। केस टू, अगर इफ x म्यू से कम होता है, जो कि हो रहा था ईपीएस में, नेगेटिव आ रहा था ना, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ रहा था, इफ x इज लेस देन म्यू, तो यहाँ बोलेंगे अपने म्यू माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। इफ x इज ग्रेटर देन म्यू, तो म्यू प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर सर x का वैल्यू जो अपना ऑब्जर्व वैल्यू है वो पॉपुलेशन का वैल्यू से अगर कम आता है, तो इट विल बी, x विल बी म्यू माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सब है क्या? म्यू प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x। कि सर जो x है ना, वो बताइए कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में रहेगा, म्यू प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब जो अपर लिमिट होगा, जो अपर लिमिट होगा, दिस विल बी म्यू प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, कॉमन सेंस, म्यू प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। लोअर लिमिट आई कैन राइट म्यू माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। कि सर जो x का वैल्यू आएगा ना, वो म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में होगा। जो अपना x, जो मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो सर किसके बीच में आएगा? म्यू प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम हियर ओनली, यहीं से तो आया है, यहीं से तो अपनी ड्रॉ कर रहे हैं ये फॉर्मूला। तो प्लीज इसको अलग से मत सोचना कि भाई ये अलग से कहीं से आ गया फॉर्मूला। नो, इट इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, बिकॉज एवरी टाइम तुम z के टर्म्स में वैल्यू निकाल रहा है, z के टाइम में, z के टर्म्स में वैल्यू निकाल रहा है। सर क्या चीज के लिए? x के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, x का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है कि सर x का जो वैल्यू है दैट विल बी बिटवीन एवरेज वैल्यू प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर x म्यू से ज्यादा है तो म्यू प्लस स्टैंडर्ड z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, और x सर म्यू से कम है तो म्यू माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। इज इट फाइन? कोई को अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बाई चांस कोई भी रीजन से, तो नंबर्स आपके पास है जो प्रीवियस सम में लिया हुआ है, ये वहीं से डिराइव हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। ये है ना, -1 और +1, तो देखो क्या है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मेरे को अगर x निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट x, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, x इज माई 6, x मेरा 6 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू z प्लस म्यू इंटू, सॉरी, x इज इक्वल टू म्यू प्लस z इंटू एच डी। म्यू कितना है सम में? 4, प्लस z अपने, अच्छा z तो यहाँ पे अपने, हाँ ये रहा 1 है ना, 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या, 2। तो देखो x कितना आ रहा है, 6, जो कि यहाँ भी आ रहा था ना, 6। इज इट फाइन? उल्टा, x इज इक्वल टू म्यू माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर लिमिट वाला। म्यू तो मेरा 4 है, -1, z क्या है यहाँ पे आया हुआ है, -1, राइट, तो इट विल बी -1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2 या, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक सेकंड रुको, z मेरा क्या पे है? अच्छा तो यहाँ पे तो माइनस ले ही लिया ना अपने, दो बार क्यों ले रहा हूँ मैं, दिस माइनस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -z ले लिया ना भाई, -z ले लिया तो वापस से माइनस नहीं ले सकते ना। तो 4 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो ये तो आया हुआ अपना यहाँ पे 2, ये रहा x। चीज समझ में आ गया कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं प्लीज, इसको मैं इरेज कर दूं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो सर लाइफ इजी हो गया। अगर मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा सर, एवरेज प्लस माइनस z इंटू एच डी, एवरेज विच इज म्यू प्लस माइनस z इंटू एच डी। इज इट फाइन? यहाँ तक कंफर्टेबल है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे।
Let's take an example. Example number 1. If average return of a mutual fund is 18% with a standard deviation of से 5%। बोला कि मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, उसका एवरेज रिटर्न कितना है, ऑन एन एवरेज 18% है, विद अ वोलेटिलिटी ऑफ 15%। स्टैंडर्ड डिविएशन 18 प्लस 5, 18 माइनस 5, सॉरी, विद अ वोलेटिलिटी ऑफ व्हाट, 5%। अज्यूम एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा मान लो जो एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड का वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द नेक्स्ट ईयर विथ 95% कॉन्फिडेंस। आई होप आप कॉपी कर रहे हो हमको। बोल रहा है कि सर म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना है, 18% विद अ वोलेटिलिटी ऑफ 5%। क्योंकि ऑब्वियसली एवरेज बोल रहा है 18, तो कोई समय हो सकता है सर 22 भी किया होगा, कोई समय हो सकता है 16 17 भी किया होगा। तो बोल रहा ऑन एन एवरेज कितना 18 है विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5%। तो बोल रहा अज्यूम करो एवरेज रिटर्न क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द नेक्स्ट ईयर, बोल रहा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ विथ 95% कॉन्फिडेंस। सर 95% कॉन्फिडेंस का मतलब कि सर आपको लगता है 95% ऑफ द टाइम द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अपने कैलकुलेट करेंगे वो होगा। मेरे को आई एम कॉन्फिडेंट 95%। मैं 95% कॉन्फिडेंस हूं कि सर से आउट ऑफ नेक्स्ट 100 ईयर्स में, 95 ईयर्स में जो अभी अपने फॉरकास्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न, वो होगा। इज इट फाइन? परफेक्ट। सॉल्यूशन। मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। मेरे को ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालना है एक्स। मेरे को क्या निकालना है सर, एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न। यहाँ पे बात किया ना एवरेज रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट इज माई एक्स। तो सर मेरे को एक्स निकालना है, और एक्स निकालने का फॉर्मूला अभी तुम जस्ट सीखा है। एक्स निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट सीखा है, शॉर्टकट क्या है एक्स निकालने का, सर म्यू प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। परफेक्ट। इसमें अपने को सम में क्या क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 18% एवरेज रिटर्न, लिख दो 18%। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है, 5%। 5%। क्या चीज नहीं पता है अपने को, जेड। क्या चीज नहीं पता है सर, जेड ही नहीं पता है, जेड नहीं पता है। बट सर कॉन्फिडेंस लेवल पता है 95%, मतलब प्रोबेबिलिटी पता है। दिस 95% इज एक्चुअली व्हाट, प्रोबेबिलिटी ना, कि सर आई एम 95% श्योर कि सर आउट ऑफ 100 ईयर्स ये जो म्यूचुअल फंड है सम एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देगा। तो 95% श्योर है, मतलब यू आर बेटिंग 95% ऑफ द टाइम, मतलब 95% इज द प्रोबेबिलिटी। अभी जस्ट पिछला वाला जो सम अपने किए थे, जो ग्रेटर देन 6 7 कुछ डॉलर लिया था ना अपने 6.5, वहां पे क्या कर रहे थे सर, जेड वैल्यू कैलकुलेट करके अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे। मतलब अपना ऑब्जेक्टिव क्या था सर, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, जब मेरे को जेड दिया हुआ है, जब मेरे को जेड दिया हुआ है, जेड इज गिवन, वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द जेड टेबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे ना 89.44, इस सम में, ये वाला जो सम है, यहाँ पे क्या है सर, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जेड का वैल्यू निकालना है, म्यू प्लस माइनस जेड इंटू एच डी। म्यू मेरे पास पता है, एच डी पता है, सर पता क्या करना है, जेड। जेड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यस 95% प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, 95% प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ टेल टेस्ट है, सर दोनों टेल है, बोथ टेल्ड टेस्ट है। इज इट फाइन? तो सर 95% अगर बॉडी में है, क्योंकि सर बात क्या हुआ 95% कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया, बॉडी। इसका मतलब सर टेल कितना है, दोनों मिला के टेल, दोनों मिला के टेल कितना है 5%। दोनों टेल मिला के 5%, तो सर वन टेल कितना 2.5%। सिंस इट्स अ सिमेट्रिकल, सिंस इट्स अ सिमेट्रिकल, चीज समझ में आ रहा है कि सर 95% इज द कॉन्फिडेंस, हेंस बोथ टेल
सिग्निफिकेंस लेवल कितना? 5%। तो सर दोनों टेल मिला के अगर 5 है तो वन टेल कितना? वन टेल इज 2.5%। वन टेल इज 2.5%। इज इट फाइन? यहां तक क्लियर है? परफेक्ट। तो सर मेरे को क्या पता लगाना है? अब जेड का वैल्यू पता लगाना है। जेड का वैल्यू पता लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर जेड का वैल्यू चाहिए। अब जेड का वैल्यू कहाँ से पता लगेगा? टेबल से। पहले अपने पास जेड का वैल्यू रहता था, अपने प्रोबेबिलिटी पता लगाते थे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पता है, जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं। इज इट फाइन? योर प्रोबेबिलिटी इज गिवन, वी आर लुकिंग फॉर जेड वैल्यू। अपने जेड वैल्यू पता लगा रहे। परफेक्ट, चीज समझ में आ गया? okay. क्या करना है अब अपने को? टेबल में जाना है। टेबल में जाके सर क्या चेक करना है अपने को? देखो, जो जेड टेबल दिया हुआ है, अ, जब आप पीछे डायग्राम में देखोगे तो ऐसा करके ड्रॉ किया हुआ है, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इज इट फाइन? तो वन टेल के साइड में सर यहाँ पे एरिया छोड़ा हुआ है और इसके साइड में पूरा शेड किया हुआ है। डायग्राम में जाके देखो सर, कौन सा? स्क्वाइजर के एकदम लास्ट में ऐसे करके किया हुआ है। इज इट फाइन? तो सर अगर 2.5 वन टेल में है, ये अगर 2.5 वन टेल में है, तो सर ये जो शेडेड वाला पोर्शन है वो कितना है? टोटल 100% है, याद रखना। तो 2.5 अगर वन टेल में है तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है वो कितना है? उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 97.5। 97.5%। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? तो सर अपने को अब टेबल में जाके क्या चेक करना है कि सर जो बीच वाला वैल्यूज दिया हुआ है ना बीच में, अपने को 0.975 के आसपास का वैल्यू देखना है। क्या देखना है? 0.975। सर यहाँ पे तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोला था। अरे भाई 95% कॉन्फिडेंस बोला था, अपने टेल में कितना है? 2.5 करके। और अपने को पीछे में सर जो वैल्यूज दिया हुआ रहता है ना, वो क्यूमुलेटिव दिया हुआ रहता है। क्यूमुलेटिव मतलब ये पूरा का पूरा एरिया का आपको दिया हुआ रहता है। राइट? तो सर वन टेल में कितना एरिया? 2.5%। तो क्यूमुलेटिव कितना? 97.5। चीज समझ में आ रहा है? तो अपने को जाके अब टेबल में 0.975 को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे है और वहां पे उसका जेड वैल्यू चेक करना है। चलो चलते हैं एक बार। हाँ, ये देखो, ये पूरा शेडेड है। तो दिस इज माई 97.5% एरिया। तो ये 2.5 है। तो जाके चेक करो, यहाँ पे आपको देखना 0.975 के आसपास का वैल्यू कहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज चेक। 0.975, ये रहा 0.975। आइडेंटिफाई किया? 0.975। इज इट फाइन? इसके अब देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है जेड का? 1.9। और ऊपर में कितना? एक सेकंड में से मिस हो गया। 0.975 ये रहा, लास्ट का फोर्थ। 1.96। 1.96। इज इट फाइन? कि सर 0.975 अपने बीच में देखे, विच इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी, एंड उससे जेड का वैल्यू चेक किए, विच इज व्हाट? 1.96। तो सर जेड का वैल्यू क्या मिला मेरे को? जेड का वैल्यू क्या मिला? 1.96 मिला, मतलब 1.90 ऐसे मिला, 0.06 ऐसे मिला। और ये अपने क्या चेक किए? 0.975 चेक किए। चीज समझ में आ गया कैसे करना है? अब बस इजी हो गया लाइफ। अब क्या करना है? जेड का वैल्यू पता लग गया, बस फॉर्मूला में डालो, आंसर आ जाएगा। कि x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो म्यू मेरे पास था, म्यू कितना दिया हुआ था? 18। 18 प्लस माइनस जेड कितना है? 0.97, 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 5%, विच इज 5। ठीक है? तो बस मेरे को अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताओ कितना आएगा। तो आपको करना है अपर लिमिट के लिए 18 प्लस 1.96 इंटू 5, और लोअर लिमिट के लिए क्या? 18 माइनस 1.96 इंटू 5। तो 1.96 इंटू 5 प्लस 18, 27.8। नेक्स्ट वाला 1.96 इंटू 5 माइनस 18, 8.2। 8.2। परफेक्ट। कंक्लूजन क्या पूछा था आपसे? कि सर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ। तो सर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी बिटवीन 8.2 से 27.8%। एक्सपेक्टेड रिटर्न will lie
between 8.2% to 27.8% with how much confidence? With 95% confidence. एंड 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या? कि सर 95% ऑफ टाइम, 95% ऑफ टाइम जो है सर, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 8.2 से 27.8% के बीच में रहने वाला है. इट्स वेरी इजी, काफी इजी है. आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, पूरा प्रूफ वगैरह दिखा दिया मैंने कि भाई कैसे आ रहा है वो फॉर्मूला. और उसके बाद क्या, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको बनाने के लिए सर जेड का वैल्यू चाहिए. बट यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, तो उसके लिए सर मैं क्या करूंगा, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. और फिर यहाँ पे क्या, प्लस माइनस करके, तो वेरी इजी. इज इट फाइन? यहाँ तक कंफर्टेबल? एग्जाम्पल नंबर 2, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम एज ऑफ एग्जाम्पल 1, बट फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न विथ 90% कॉन्फिडेंस. आपको करना है म्यू स्टैंडर्ड डिविएशन सेम लेना है, 90% कॉन्फिडेंस लेना है, और आपको वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है. प्लीज करिए, फटाफट से करिए, इट्स वेरी इजी. आपको सिंपली क्या करना है, जेड का वैल्यू पता लगाना है. 90% याद रखना बॉडी में है, तो सर टेल में कितना है? टेल में कितना? 10%. टोटल दोनों टेल मिला के 10 है. पीछे टेबल में क्या दिया हुआ है आपको? क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव. तो सर दोनों टेल अगर 5 है, दोनों टेल अगर 10 है, तो वन टेल कितना? 5% है. पूरा हिंट दे दिया. प्लीज कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नेक्स्ट 2 मिनट्स में यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ. आप खुद से सॉल्व करके एक बार मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन मैच कर लेना प्लीज. आई होप सबका आ गया होगा. सर कॉन्फिडेंस लेवल अगर 90% है, तो दोनों टेल का एरिया मिला के कितना? 10%. तो सर वन टेल में कितना? 5%. तो अपने को ढूंढना क्या है? 0.95. जो टेबल में प्रोबेबिलिटी है वो अपने को क्या ढूंढना है? 0.95. इज इट फाइन? 0.95 ढूंढना है. वहां पे अपने 0.975 ढूंढ रहे थे पिछले वाले सम में, इस बार क्या? 0.95. तो अपने को क्लोजेस्ट वैल्यू मिल रहा है 0.9505. उसका जेड वैल्यू आ रहा है 1.6, 1.65. तो 1.65 लिया इंटू 5,
इंटू 5 प्लस माइनस 18, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। तो 1.65 इंटू 5 प्लस 18, 26.25, 1.65 इंटू 5 माइनस 18, 9.75, 9.75। इज इट फाइन? आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे करके तो और दो एग्जांपल ले सकता हूँ, फिर 99% कॉन्फिडेंस ले लूंगा। ऐसे तो मतलब देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल। इज इट फाइन? तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि सर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना कैसे है, म्यू प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, कि सर एवरेज से कितना अप कितना डाउन, जो 18 है उससे कितना अप 26.25, कितना डाउन 9.75, और कितना अप कितना डाउन इज 5 इंटू 1.65 with a 99%, sorry, with a 90% confidence level, with a 90% confidence level। क्रक्स, अगर अपने को कॉन्फिडेंस लेवल पता है, जो कि जो पॉपुलर है, मैं वो लिख रहा हूँ कि भाई आपको कुछ z का वैल्यूज पता होना चाहिए। इट्स रिक्वायर्ड कि पहले से आपको पता होना चाहिए, वहां पे आपको दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी एग्जाम में, टेबल दिया हुआ रहेगा, बट ऐसा दो तीन वैल्यूज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर 90% है, 95% है, 99% है, ठीक है। एरिया इन वन टेल, एरिया इन वन टेल यहाँ पे क्या लिखूंगा 5%, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अगर 90 है तो सिग्निफिकेंस 10 है, तो बट वन टेल कितना 5%, यहाँ पे 2.5%, यहाँ पे 0.5%, क्योंकि सर दोनों टेल मिला के 1% है, तो एक टेल कितना 0.5% है। तो सर जेड का वैल्यू जो आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे अपने कितना निकाले थे 1.65 ना, 1.65, 1.65 होता है जेड का वैल्यू, 95% में 1.96 होता है, और 99% में 2.58 होता है। 99% में 2.58 होता है, तो अपने इन दोनों का तो एग्जाम्पल कर लिए। नेक्स्ट आप 99% खुद से कर लेना, वहां पे देखना 2.58 आ जाएगा। इज इट फाइन टू रिमेम्बर? ये ध्यान में रखना। सर जरूरी है क्या याद रखना? देखो जरूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आपको टेबल दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, आपको मगअप करने का जरूरत नहीं है। बट ये लोग ना 95 और 99% पे बहुत ज्यादा टेस्ट करता है आपको, तो ये इतना टेस्ट करता है, तो एटलीस्ट आपको ये वैल्यूज, तीन वैल्यूज तो आपको याद हो, तो फटाफट होता है समझ। दैट इज दी ओनली थिंग। अदरवाइज ऐसा लर्न करने का जरूरत नहीं है, आपको जेड टेबल दिया हुआ रहेगा, बट यस आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट यू शुड बी अवेयर। इज इट फाइन? यहाँ तक कंफर्टेबल? आगे मूव करूं? ये था मेरा पूरा प्री रिक्विजिट का पोर्शन, ठीक है, कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो फीचर्स का आपने बात की। सेकंड अपने कैलकुलेशन पे फोकस किया, जो प्रीवियस वाले चैप्टर में भी आपको कराया। थर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कैलकुलेशन करवाया मैंने, क्योंकि सर आने वाले चैप्टर्स में भी जब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलूं तो वो चीज आपको क्लियर हो यार, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, म्यू प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। क्योंकि जब अपने सैम्पलिंग वाला जो नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे वहां भी मैं आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करवाने वाला हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ आते हैं एलओएस नंबर ए के ऊपर। आज अपने एलओएस नंबर ए करेंगे सिर्फ, हाँ डोंट वरी, क्योंकि आज काफी ज्यादा अपना डिस्कशन हो गया। एलओएस नंबर ए, एलओएस नंबर ए क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल एंड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाई द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू मॉडल द एसेट प्राइसेस। एसेट प्राइस को अंडरलाइन करो, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करो यहीं पे, कि सर अपने क्यों एसेट प्राइस के लिए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, व्हेन यूजिंग कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड एसेट रिटर्न। सुनना, एक होता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर्स क्या होता है, ऑलरेडी बात कर ली अपने। अब मैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करूंगा, इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट था भाई कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको डाइजेस्ट हो जाए, सो दैट जब मैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर करूं एकदम चीज आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो। तो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल इन शेप, बेल शेप्ड कर्व, लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, राइट। इट कैन टेक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू ले सकता है, ठीक है। आपका एलियस का कमांड वर्ड है कि सर क्यों अपने एसेट प्राइस के लिए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्यों अपने एसेट प्राइस के लिए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो सर जो एसेट प्राइस होता है, कैन इट टेक इनफिनिट वैल्यू, यस। 700.84, 700.96,
800.956। अरे एसेट प्राइस तो ये सब दाम ले ही सकता है ना, डेसिमल में तो हो सकता है। तो सर कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया एसेट प्राइस। हो एसेट प्राइस क्या हो गया सर, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। इट इज नॉट डिस्क्रीट, इट इज नॉट डिस्क्रीट, इट इज व्हाट, कंटिन्यूअस। एंड अगर कोई चीज कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वन ऑफ द फीचर इज व्हाट, इट फॉलोज व्हाट, कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इसका मतलब सर एसेट प्राइस क्या, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो सर आप बोल रहे हो कि अगर एसेट प्राइस कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, विद दैट लॉजिक बोल सकते हैं हाँ फॉलो कर सकता है। जो एसेट प्राइस है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, क्यों, क्योंकि सर दोनों चीज क्या, कंटिन्यूअस है। बट एक प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक इन्फिनाइट वैल्यू। तो सर एसेट प्राइस भी तो इन्फिनाइट वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल, लेकिन प्लस इन्फिनाइट वैल्यू ले सकता है। सर व्हाट अबाउट नेगेटिव, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है ना, बट क्या एसेट प्राइस नेगेटिव हो सकता है क्या। सर एसेट प्राइस का मतलब स्टॉक प्राइस, मान लो रिलायंस का दाम -2000 बोल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है रिलायंस का, जीरो। अरे स्टॉक का दाम यार मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है कभी भी। जीरो से सर पॉजिटिव के साइड तो कितना भी हो सकता है। तो सर मिनिमम वैल्यू ऑफ द एसेट प्राइस और द स्टॉक प्राइस कैन बी जीरो, मैक्सिमम इट कैन बी एनीथिंग। तो क्या सर अब जो स्टॉक प्राइस है वो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद दिस लॉजिक, नहीं। ऑल्दो दोनों कंटिन्यूअस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एसेट प्राइस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, दैट इज फाइन, स्टिल इट कैनॉट फॉलो व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाउंडेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाउंडेड, खुला हुआ है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट एसेट प्राइस इज बाउंडेड। ऑन विच साइड, लेफ्ट साइड, इट कैन टेक व्हाट, जीरो मिनिमम। सर मैक्सिमम तो एसेट का प्राइस कुछ भी ले सकता है, 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है, इज इट फाइन। इसका मतलब सर एसेट प्राइस कैनॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट प्राइस कैनॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर रिलायंस का जो दाम है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर सकता है, बट सर रिलायंस का रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, स्टॉक का रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि सर स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल। अरे स्टॉक का रिटर्न तो नेगेटिव हो ही सकता है ना। सर एसेट प्राइस गिर गया, 10% हो गया आपका रिटर्न नेगेटिव, एसेट प्राइस आपका गिर गया तो सर 10% नेगेटिव रिटर्न हो गया। लास्ट ईयर आपने 1000 पे स्टॉक को खरीदा था, इस बार क्या हो गया, 900 हो गया, तो सर 100 का फॉल हो गया, 10% नेगेटिव रिटर्न हो गया। तो सर नेगेटिव रिटर्न कैन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट एसेट प्राइस कैनॉट फॉलो व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप चीज को समझ पा रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द स्टॉक रिटर्न। स्टॉक प्राइस डॉलर टर्म्स में होता है और स्टॉक रिटर्न परसेंटेज टर्म में होता है। तो सर परसेंटेज कैन बी नेगेटिव बट प्राइस कैनॉट बी नेगेटिव, प्राइस कैनॉट बी नेगेटिव, मतलब सर स्टॉक रिटर्न कैन फॉलो व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टॉक प्राइस और एसेट प्राइस कैनॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर क्या करें, ये जो माइनस का झमेला आ रहा है कि सर इसको क्या करें, कि सर आपने बोला एसेट प्राइस तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि सर वो नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकता, मिनिमम हैज टू बी व्हाट, जीरो। उसके लिए अपने क्या करेंगे सर, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे टू अवॉइड व्हाट, दैट माइनस वाला चीज, कि सर अगर अपने एसेट प्राइस का लॉग ले ले तो सर वो नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब सर इन केस ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सर मिनिमम वैल्यू हैज टू बी स्टार्ट विथ व्हाट, जीरो, इट हैज टू बी बाउंडेड विथ व्हाट, जीरो, कि सर नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है इन्फिनाइट वैल्यू, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। रीजन, लॉग ले रहे हैं, रीजन लॉग ले रहे हैं। इसका मतलब सर एसेट प्राइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा या लॉग नॉर्मल, लॉग नॉर्मल। एसेट प्राइस क्या फॉलो करेगा, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। क्रक्स, लॉग ऑफ द शेयर प्राइस फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर जो शेयर प्राइस है ना उसका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, कब, इफ शेयर प्राइस फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, कि सर जो शेयर का दाम है वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, जो शेयर का दाम है वो क्या फॉलो करेगा, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कब, सर जब लॉग ऑफ द शेयर प्राइस फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ लॉग ऑफ द शेयर प्राइस फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तब से जो शेयर का दाम है वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो सर शेयर का दाम फॉलोज द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लॉग ऑफ द शेयर प्राइस, क्योंकि नेगेटिव अपने अवॉइड कर दिया ना लॉग लेके, तो सर वो क्या फॉलो कर सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग ऑफ द शेयर प्राइस फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ देन शेयर प्राइस विल फॉलो व्हाट, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि सर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर क्या है, इट इज बाउंडेड बाय व्हाट, जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड में क्या, इट कैन टेक इनफिनिट वैल्यू, मैक्सिमम। चीज समझ में आ रहा है, और भी चीज मेरे को बताना है, बट ये जो चीज मैंने बोला इसको प्लीज एक बार अपने अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं।
एसेट प्राइस, एसेट प्राइस का मतलब यहाँ पे तुम स्टॉक प्राइस सोच सकते हैं। इज कंटिन्यूअस वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो फॉलोज कंटिन्यूअस वेरिएबल। आइडियली एसेट प्राइस शुड बी देन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इज इट फाइन? क्योंकि सर अगर दोनों कंटिन्यूअस है तब तो सर आइडियली एसेट प्राइस को क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज विच एसेट प्राइस कैनॉट टेक। सर एसेट प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्टॉक का दाम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, विच एसेट प्राइस कैनॉट टेक, बिकॉज ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्टॉक प्राइस मिनिमम कैन बी जीरो एंड मैक्सिमम कैन बी इन्फिनाइट। सर पॉजिटिव तो कितना भी हो सकता है, रिलायंस का दाम 3000 30,000 भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, वो तो कितना भी हो सकता है। इसका मतलब सर एसेट प्राइस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है नहीं, देयरफॉर एसेट प्राइस डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, hence we have to take log of asset price to avoid नेगेटिव। जो नेगेटिव वाला चीज है उसको अवॉइड करने के लिए सर अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा एसेट प्राइस का। therefore शेयर प्राइस फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो शेयर का दाम है वो क्या फॉलो करता है सर, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। इफ लॉग ऑफ शेयर प्राइस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंफ्यूज मत हो, इन दोनों लाइन में डिफरेंस है, ठीक से सोचो कि सर जो शेयर का दाम है, जो शेयर का दाम है वो क्या फॉलो करता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट लॉग ऑफ शेयर प्राइस वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर लॉग ऑफ शेयर प्राइस क्या हो गया, इट कैन टेक नेगेटिव, तो सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है। लॉग ऑफ द शेयर प्राइस अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो सर शेयर क्या फॉलो कर सकता है, शेयर का दाम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अगर लॉग ऑफ द शेयर प्राइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो शेयर प्राइस कैन फॉलो व्हाट, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो सर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसा होगा, इज इट फाइन? देखो यहाँ पे मैंने इस चीज को बंद कर दिया, इस बार खुला नहीं छोड़ा है, आई नॉट रिमेन इट अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अनबाउंडेड है, कोई लिमिट नहीं है, पंक्षी है, दोनों तरफ विंग खुला है। वेर एज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट साइड का विंग बंद कर दिया अपने, लेफ्ट साइड का पंख को काट काट दिए, राइट। मिनिमम क्या हो सकता है सर, जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, बट राइट साइड में क्या, पॉजिटिव अप टू इन्फिनाइट। ये क्या फील दे रहा है आपको, स्क्यूनेस का, क्या फील दे रहा है स्क्यूनेस का, कौन सा स्क्यूनेस, कौन सा स्क्यूनेस, राइट की लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड। इसका मतलब सर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड का प्रॉपर्टी क्या, मीन, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। इज इट फाइन? लॉजिक सब कुछ क्लियर है कि भाई लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, मिनिमम लेफ्ट साइड में बाउंडेड होता है और राइट साइड में क्या, अनबाउंडेड होता है। परफेक्ट, यहां तक क्लियर है, परफेक्ट। स्टैटिस्टिकल मेजर में अपने कुछ बात किए हुए,
रिटर्न्स वगैरह का कैलकुलेशन सा, इफेक्टिव टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से इफेक्टिव, याद है? इफेक्टिव टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टू इफेक्टिव। यहाँ पे ये लोग उस चीज को सिर्फ टच किया है, एक दो लाइन लिखा है, तो मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अपने ऑलरेडी कैलकुलेशन सब कुछ किए हुए हैं। प्लीज हाँ, कि सर अगर मेरे को कोई भी एसेट का फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड कंटिन्यूअस रिटर्न है, कंटिन्यूअस, तो अपने क्या करते हैं? एफ वी इज इक्वल टू पीवी इंटू ई टू द पावर कंटिन्यूअस रिटर्न, पीवी, एफ वी इज इक्वल टू पीवी इंटू ई टू द पावर व्हाट, कंटिन्यूअस रिटर्न, राइट? कोई को अगर याद नहीं आ रहा है, एफ वी इज इक्वल टू पीवी इंटू वन प्लस आर इफेक्टिव रेट करते, राइट? तो सर उसी से आता है आर इफेक्टिव की जगह क्या, ए टू दी पावर आर सी, कंटिन्यूअस रिटर्न, कंटिन्यूअस रिटर्न। इज इट फाइन? लिख देता हूँ यार, कोई को बाई चांस इफेक्टिव और कंटिन्यूअस याद नहीं आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा मन में लगता है कि कोई भी चीज छूटे नहीं, और एक बार और रिवाइज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई चीज डबल बार रिवाइज हो जाए तो, कम नहीं होना चाहिए रिवीजन, ज्यादा हो जाए तो बढ़िया। इफेक्टिव से कंटिन्यूअस अपने कैसे कन्वर्ट करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? एल एन इंटू वन प्लस आर इफेक्टिव, और कंटिन्यूअस से इफेक्टिव अगर करना होता तो क्या, ए टू द पावर कंटिन्यूअस रिटर्न माइनस वन। याद आ रहा है भाई ऐसा कुछ? कि सर अगर इफेक्टिव रिटर्न 8% है तो उसका कंटिन्यूअस कैसे निकालेंगे? 1.08 एल एन, कर लो एक बार प्लीज। अगर इफेक्टिव रिटर्न कंटिन्यूअस इफेक्टिव है, उसका कंटिन्यूअस कैसे निकलेगा? कर लो प्लीज, एक बार प्रैक्टिस कर लो, इट्स फाइन। 1.08 एल एन इंटू 100 कर लेना प्लीज, 7.696%। इज इट फाइन? 7.696%। और अगर कंटिन्यूअस रिटर्न दिया हुआ है अपने को 7.696%, इफेक्टिव कैसे निकालते हैं अपने? सर 0.07696 डेसिमल में, और ई टू दी पावर आर सी। तो सर इसको अपने को एक्सपोनेंशियल करना है, उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड एल एन, तो 0.07696 सेकंड एल एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, माइनस वन इंटू हंड्रेड। तो आपको स्क्रीन पे 7.999 दिख रहा होगा, विच इज व्हाट एक्चुअली 8%। तो 7.69 से 8%। कंफर्टेबल है यहाँ तक? पुराना वाला चीज यहाँ पे रिकैप कर लिया आपने। इज इट फाइन? ओके। हम्म, अगर मान लो ये 8% की जगह मेरे को स्टॉक प्राइस दिया हुआ था कि सर फर्स्ट ईयर का दाम 1000 है, नेक्स्ट ईयर का दाम 1080 है, 1080 है, मेरे को कंटिन्यूअस रिटर्न निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कंटिन्यूअस रिटर्न। कैसे निकलेगा कंटिन्यूअस रिटर्न? कि सर लास्ट ईयर 1000 था, इस साल कितना हो गया? 1080 हो गया। तो इफेक्टिव रिटर्न तो 8% है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बोर्ड पे। अरे 1000 का 8% लोगे तो 80 आएगा ना। तो सर इफेक्टिव प्राइस कितना हो गया? 1080, तो 8% इफेक्टिव आ गया। तो सर कंटिन्यूअस कैसे निकलेगा? एल एन एफ वी बाई पीवी, विच विल बी log ऑफ 1080 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि क्या होगा यहाँ पे? एल एन 1.08। यहाँ भी तो सेम चीज कर रहे थे आप, याद करो। 8% को क्या किया था आपने? 1.08, उसका एल एन लिया था। यहाँ भी तो सेम चीज कर रहे हो आप, एल एन इंटू 1.08। कर लो एक बार सेटिस्फैक्शन के लिए। 1.08 एल एन, 7.696% आ रहा है, जो कि देखो कंटिन्यूअस से मैच हो रहा है। इज इट फाइन? ये समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं? जैसा 1000 आपका लास्ट ईयर का प्राइस था, इस बार 1080 है, तो इफेक्टिव रिटर्न तो 8% है, बट कंटिन्यूअस रिटर्न बताइए ना। तो इट विल बी एल एन फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू, एल एन इंटू 1.08, विच विल बी 7.696%। ये सब सारा चीज अपना ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको। इफेक्टिव से कंटिन्यूअस वगैरह कैसे करते हैं और कंटिन्यूअस इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पे टच अपॉन किया है कि एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू वन प्लस आर इफेक्टिव। बट यहाँ पे क्या, सर अगर कंटिन्यूअस है तो एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू ई टू द पावर आरसी। इज इट फाइन? परफेक्ट। देन दे हैव यूज्ड अ सर्टेन, एक टर्म यूज किया, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि सर जो अपने स्टॉक रिटर्न फोरकास्ट कर रहे हैं ना, प्रीवियस समय क्या कर रहे थे सर? ईपीएस फोरकास्ट कर रहे थे, स्टॉक रिटर्न फोरकास्ट कर रहे थे कि बताओ स्टॉक रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है, या म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है। तो अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, तो बोले जो फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट।
पास्ट का इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि सर पास्ट का इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है फ्यूचर को। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ कि सर जो मीन और जो वेरिएंस होगा, जो एवरेज रिटर्न और जो मीन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज रिटर्न विच इज म्यू, वो ईयर ऑन ईयर सेम रहेगा ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। एक्चुअल तो अलग हो गई। अरे एवरेज इज डिफरेंट। एवरेज तो सारे चीजों का एवरेज लेते हैं ना, कि सर जो भी एक्चुअल आ रहा है उनका एवरेज। तो सर आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि सर हिस्टोरिकल रिटर्न से मतलब नहीं है फॉर दी फॉरकास्टिंग द फ्यूचर रिटर्न। एंड आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ कि सर स्टेशनैरिटी। आइडेंटिकल का मतलब स्टेशनैरिटी मींस कि सर जो एवरेज रिटर्न एंड एवरेज वेरिएंस क्या ईयर ऑन ईयर इट विल व्हाट रिमेन सेम। इट विल व्हाट रिमेन सेम फॉर अ स्टॉक या फॉर अ वेरिएबल एक्स। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि सर जो एक्स है ना, स्टॉक का रिटर्न विच इज इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्या? इंडिपेंडेंट मतलब नॉट नॉट गिविंग वेटेज लिखाने का मतलब लिख देता हूं इग्नोरिंग हिस्टोरिकल रिटर्न। इग्नोरिंग हिस्टोरिकल रिटर्न। हिस्टोरिकल रिटर्न से मतलब नहीं है फोरकास्ट करने के लिए। और आइडेंटिकली मतलब क्या? स्टेशनैरिटी मींस मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स विल रिमेन सेम ईयर ऑन ईयर। कैसा जो भी एवरेज रिटर्न था और एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ईयर ऑन ईयर क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्टेशनैरिटी। स्टेशनैरिटी मतलब होता है फिक्स। स्टेशनैरिटी सेम, आइडेंटिकल। परफेक्ट। चलो, तो अपना यहाँ पे एलओएस नंबर ए आज कंप्लीट हुआ है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल एंड द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लिए। एंड वाई लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं क्या चीज के लिए सर? एसेट प्राइस का मॉडलिंग करने के लिए, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन यूजिंग कंटिन्यूअस कंपाउंडेड एसेट रिटर्न। परफेक्ट। सो दिस इज योर एलओएस नंबर ए। ये आपका एलओएस नंबर ए है। एलओएस नंबर बी मोंटी कार्लो सिमुलेशन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे, क्योंकि आज का क्लास फिर हेवी हो जाएगा। और एलओएस नंबर सी अभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर वन देखो तो प्लीज। क्वेश्चन नंबर वन कर लो। फॉर अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इक्वल टू मीडियन, एकदम भी नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, नॉट इन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव आउटकम इज जीरो, यस। नेगेटिव आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या? जीरो। यहाँ पे है ना लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने ड्रॉ किए हैं। कहाँ गया जो डायग्राम अपना था लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? ये रहा। हाँ, मिनिमम क्या? जीरो। इसका तो मतलब यही हो गया ना सर, जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव का दैट इज व्हाट? जीरो। पॉजिटिव का तो सर अप टू इन्फिनिट, नेगेटिव का क्या? जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम इज 50%। नो, राइट स्क्यूड है ना। अरे भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव का 50-50 है, नॉट इन लॉग नॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू अभी नहीं कर सकते, नेक्स्ट क्लास में अपने करते हैं। परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, प्लीज प्री रिक्विजिट वाला जो भी चीज डिस्कस की है उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं करेगा, बट आने वाले जो चैप्टर्स है वहां पे समझने के लिए आपके काफी इजी हो जाएगा। अगर तुम स्किप कर रहे हैं तो फिर आने वाला चैप्टर्स समझने में आपको दिक्कत होगा। प्लीज उसको अच्छे से गो थ्रू करना है आपको। परफेक्ट। चलो, दैट्स इट।